इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। हमें क्वाड्रिलेटरल्स समझने हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल्स तक पहुंचने से पहले कुछ और समझते हैं। स्टूडेंट्स आपको ये पता है पूरी स्क्रीन क्या है? एक प्लेन है। जैसे आपका बुक का रजिस्टर होता है या आपका जो पेज होता है ना, वो क्या होता है? प्लेन होता है। वो इस तरीके से कुछ शेप में होता है और इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं कोई भी इस प्लेन सरफेस पे एक पॉइंट से स्टार्ट करूं कोई भी लाइन बनाना, ठीक है, ऐसे कोई भी लाइन या कोई भी आपका जो है मैं फिगर बना रहा हूं, ठीक है, तो हम इस चीज को बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं? कर्व। अब कर्व भी जो है दो तरह के होते हैं। अब मान लीजिए मैंने इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया ये कर्व और मैं इस पेन को नहीं उठा रहा हूं और मैंने ऐसे छोड़ दिया और बी पॉइंट तक। अब ये देखिए ए और बी पॉइंट जो है अलग अलग है, तो मतलब ये ए और बी पॉइंट क्या है? ओपन है। तो इस तरह के कर्व को हम बोलते हैं ओपन कर्व। क्या बोलते हैं? ओपन कर्व। अगर मैं इस कर्व को ऐसे स्टार्ट होता और ये यहां पे ए पॉइंट से स्टार्ट होता और यहां पे ये ही मेरा बी पॉइंट होता, यही ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये क्या हो जाता? क्लोज्ड, मतलब बंद हो जाता। इसके अंदर कुछ एरिया है, कुछ एरिया क्लोज है, तो इसीलिए इस कर्व को हम बोलते हैं क्लोज कर्व। और ये देखो कुछ भी एरिया इनक्लोज नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको हम ओपन कर्व बोलते हैं। तो हमारे दो टाइप से कर्व्स होते हैं, ओपन कर्व्स और क्लोज कर्व्स। अब यहां पे एक बात और नोट करने की है। अब ए और बी के बीच में हमारे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे, और इस तरीके से लाइन को कनेक्ट करने के बाद और बी से और सी तक कोई एक स्ट्रेट लाइन होती ऐसे। अब ये जो है जो कर्व बन रहा है ये ओपन है लेकिन लाइन सेगमेंट की हेल्प से है। इसमें भी कोई ऐसे इस लाइन में, ये सिर्फ लाइन सेगमेंट की हेल्प से है ओपन कर्व। और ऐसे ही अगर ये कोई क्लोज हो जाता तो ये भी लाइन सेगमेंट की वजह से होती है और ये हमारी फिगर बन जाती है। इस तरह के ही हमें फिगर्स पढ़नी है इस चैप्टर में। अभी आपको यहां पे क्या समझ में आना चाहिए? ओपन कर्व ये होता है और क्लोज कर्व ये होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें से हमें चेक करना है कौन सा क्लोज कर्व है और कौन सा क्लोज कर्व नहीं है। सबसे पहले हमने अभी बात की है कि अगर एक पॉइंट से हम स्टार्ट होते हैं और दूसरे पॉइंट तक क्लोज हो जाते हैं, वही हमारा ए पॉइंट है और वही बी पॉइंट है, तो वो क्लोज कर्व होता है। ठीक है, वो सिंपल, मतलब सिंपल क्या है? क्लोज कर्व है ये। तो यहां पे आप देखिए हमारा सर्कल जो बना हुआ है ये आपका सिंपल क्लोज कर्व है। ये हमें मैच करना है, एनसीईआरटी में है आपका, ये आपका सिंपल क्लोज कर्व होगा। अब हमें चेक करते हैं क्लोज कर्व तो है लेकिन जो सिंपल ना हो। अब यहां पे हम देखते हैं क्लोज कर्व कौन सा है। यहां पे ये तो क्लोज कर्व है ही नहीं, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और दूसरे पॉइंट पे जाकर खत्म हो रहा है, तो क्लोज कर्व है ही नहीं। अब ये देखते हैं ये आपका क्लोज कर्व है? नहीं है। ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है दूसरे पॉइंट तक जा रहा है। यहां पे देखते हैं ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ और ये स्टार्ट हुआ, दूसरे पॉइंट तक, वही पॉइंट तक आ चुका है। तो मतलब ये क्लोज कर्व तो है लेकिन आपको लग रहा है कि ये सिंपल है, देखने में सिंपल नहीं लग रहा है, तो ये आपका क्लोज कर्व है लेकिन सिंपल नहीं है। अब हम दूसरा कर्व देख, ये तीसरे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सिंपल कर्व बताना है हमें जो क्लोज ना हो, तो यहां पे इन दोनों में से आपको पता चल रहा है ये क्लोज नहीं है। ठीक है, ये तो क्लोज है ही नहीं। अब दूसरा देखते हैं सिंपल कर्व ना हो वो। अब ये देख, इन दोनों में से सिंपल कर्व कौन सा लग रहा है आपको? ये वाला, ये वाला सिंपल ये है, ये वाला सिंपल कर्व है ना, और ये सिंपल कर्व नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। ये आपको मैच करना था। थोड़ा कंसेप्ट है समझने के लिए, बस यही है। ओपन का मतलब होता है दो पॉइंट्स अगर जो है एक नहीं है ना, अब कोई भी आप में ऐसे ऐसे करके ये दो पॉइंट ए और बी पॉइंट मेरा एक नहीं है, तो इसलिए ओपन है, ये खुला हुआ है, और ये दोनों पॉइंट एक है, कौन सा है? क्लोज कर्व। इस तरीके से आपको समझना है। अब बात करते हैं, हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से। अब हम जो है कर्व्स बना रहे हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। कौन से कर्व्स? सिंपल क्लोज्ड कर्व। और वो लाइन सेगमेंट के बने हैं। ठीक है, वो किसके बने हैं? लाइन सेगमेंट के। जब हम उनको सिंपल क्लोज कर्व बनाते हैं, उन तरह की जो हमारी फिगर बनती है उनको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। क्या बोलते हैं? पॉलीगन्स। अब ये आपके बने हुए हैं, देखिए ये सब लाइन सेगमेंट है, ये सब लाइन सेगमेंट है और क्लोज्ड भी है। लाइन सेगमेंट से बने हैं और सिंपल है, ऐसे नहीं है ये कुछ इस तरीके से है, नहीं, ये आपके पॉलीगन नहीं होंगे। ये देखिए ये आपके क्या है? पॉलीगन है, लाइन सेगमेंट से बने हैं और क्लोज हैं। ये भी आपका लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जो लाइन सेगमेंट से भी बने हैं लेकिन फिर भी पॉलीगन नहीं है। अब ये देखिए, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये लाइन आपकी स्टार्ट हुई ऐसे, फिर यहां पे ऐसे और ये ऐसे।
अब ये देखो ए और जो बी पॉइंट है आपका क्या मिल रहे हैं, जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे खत्म हो रहा है नहीं, तो इसलिए क्लोज नहीं है, इसलिए पॉलीगन में नहीं है। ऐसे ही यहां पे मान लीजिए ए पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे जाने के बाद खत्म हुआ, तो यहां पे ये क्लोज नहीं है, इसलिए पॉलीगन नहीं है। लेकिन यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए ए पॉइंट है और ये स्टार्ट हो रहा है और फिर जाने के बाद ये यहीं पे आ रहा है बी पॉइंट पे, तो मतलब ये क्लोज कर्व था। ए और बी पॉइंट जो आपके हैं सेम है। कोई भी दो पॉइंट्स मान लीजिए, अगर वो पॉइंट जाके एक पॉइंट पे मिलते हैं तो वो पॉलीगन होते हैं। तो पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होगी? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। वो सिंपल क्लोज कर्व, जैसे ये क्लोज कर्व हो गया, ये आपका क्लोज कर्व हो गया, ये आपका क्लोज कर्व हो गया, कोई ये सब आपके पॉलीगन्स हैं। आपका जैसे ये क्लोज कर्व हो गया, ऐसे ये सब पॉलीगन्स हैं आपके। लेकिन ये पॉलीगन नहीं होगा आपका, जैसे ये, ठीक है, यहां से पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ये क्लोज नहीं है, इसलिए पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स की कैसे बात करते हैं? उन्हें डिफरेंशिएट, क्लासिफाई करना है। हमें क्या करना है? क्लासिफाई। क्लासिफाई हम कैसे कर रहे हैं? उनकी साइड्स के बेस पे कि कितनी ये लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन है ना कितनी है, ये नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। मान लीजिए आपके नंबर ऑफ साइड्स 3 है, तो हम उस पॉलीगन को क्या कहते हैं? देखिए, ये इसकी साइड 1 है, ये दूसरी साइड है और ये तीसरी साइड है। जब ये 3 साइड मिली, ये आपके 3 वर्टिसेस, 3 जो पॉइंट मिले, इन मिलने से एक फिगर बन गई। और इस फिगर को हमेशा हम क्या बोलेंगे? ट्राइएंगल। ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल का मतलब होता है ये जो एंगल बनते हैं दो लाइंस के बीच में। ठीक है, 3 एंगल वाली फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइएंगल। इसमें देखो, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और ये एक एंगल ये बन रहा है। जब कभी भी किसी फिगर में 3 एंगल बनते हैं तो हम उस फिगर को बोलते हैं ट्राइएंगल। ठीक है, अब बात आती है 4। 4 का मतलब होता है क्वाड। क्वाड का मतलब होता है 4। अब जब कभी भी कोई फिगर जब 4 लाइन से बनती है, 1 2 3 4, और उसके अंदर 4 एंगल होते हैं, ये देखो 4 एंगल है उसके अंदर, ऐसे 1 2 3 4, तो उस फिगर को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। 3 फिगर वाली एंगल। अब ये जो है ना ट्राइंगल, ऐसे भी कैसे बन सकता है? ये आपका ट्राइंगल हो गया, ऐसे कैसे भी, इसमें 3 फिगर है ना और 3 एंगल है, इसलिए हम इसको ट्राइंगल बोलते हैं। और ये कोई फिगर है, इसमें देखो 4 आपकी जो है साइड्स हैं और 4 एंगल है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो 3 एंगल या 3 साइड्स वाली फिगर को हम बोलते हैं ट्राइंगल, और 4 फिगर या 4 साइड्स वाले एंगल को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब ऐसे तो 5 भी हो सकती हैं साइड्स। ये देखिए 1 2 3 4 5, कितनी भी साइड्स 5 हो सकती हैं। 5 साइड्स या 5 एंगल, 1 2 3 4 5, 5 एंगल या 5 साइड्स वाली फिगर को हम बोलते हैं पेंटागन। पेंट का मतलब होता है 5। ठीक है, पेंट का मतलब क्या होता है? 5, इसीलिए इस फिगर को हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। अब 6 भी साइड्स हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेक्स, और उस फिगर को क्या बोलते हैं हम? हेक्सागन। ऐसे ही 7 भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के लिए हम यूज करते हैं हेप्ट। तो ऐसे ही अगर n आपकी फिगर होगी तो n गन बोलेंगे इसको। n के लिए आप जो है नंबर यूज होते हैं हमारे लिए, 8 के लिए ओक करेंगे, 9 के लिए नॉन करेंगे। आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है, 3 वाली फिगर को ट्राइंगल, 4 वाली को क्वाड्रिलेटर, 5 को पेंटागन, 6 को हेक्सागन और 7 को हेप्टागन। ऐसे ही चलता रहेगा। अब बात करते हैं फिगर्स जो बन गई यहां पे। ठीक है, फिगर बन गई है, ये देखिए आपके लिए 4 लाइन वाली फिगर है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है हमें अभी। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है। अब अगर इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए 4 पॉइंट्स हैं इसमें, P Q R S, 4 वर्टिसेस हैं ना आपके। अब इनके जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, जो नो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? P के आसपास वाले। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब P के आसपास वाले कौन से हैं? Q और S। और इनको छोड़ने के बाद, इनको छोड़ते हैं तो आपका कौन सा पॉइंट बचता है? R। जब P और R से कोई एक लाइन बनती है, लाइन ऐसी लाइन, जो लाइन सेगमेंट जो हम डॉटेड लाइन जो है ना जब बनाते हैं, कि हम इमेजिनेशन में कि हाँ कोई ऐसी लाइन हो सकती है यहाँ पे, इस चीज को हम डायगोनल बोलते हैं। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। डायगोनल वो लाइन होती है जो कनेक्ट करती है दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को। जो किसको कनेक्ट करती है? दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को, मतलब जो एक दूसरे के पड़ोसी ना हो। ये और ये देखो, R और Q आपके पड़ोसी हैं, P और Q आपके पड़ोसी हैं, P और Q ये दोनों, P और S आपके पड़ोसी हैं, और S और R आपके पड़ोसी हैं। तो ये आपके डायगोनल नहीं बना सकते इनको छोड़ के। अब देखो Q और S भी आपके क्या है? पड़ोसी नहीं है, तो ये भी एक डायगोनल बना सकते हैं इस तरीके से।
ये भी आपके मतलब हमें पता चल गया रेक्टेंगल में 2 डायगोनल्स होती है। अब यहां पे देखते हैं कितनी साइड्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब 5 साइड्स में देखते हैं ए के पड़ोसी कौन से हैं, बी है और ई है। तो ये इनकी साथ जो है ना डायगोनल नहीं बना सकता, लेकिन इनके साथ तो बना सकता है ना, ए सी के साथ और ए डी के साथ, ठीक है। इस तरीके से डायगोनल बना सकता है। ऐसे ही बी जो है ए और ई के साथ और सी के साथ नहीं बना, सॉरी ए सी के साथ नहीं बना सकता, लेकिन इसके साथ तो बना सकता है ना, ये ई के साथ, ठीक है। इस तरीके से अब डी सी और ई के साथ नहीं बना सकता है, ए के साथ बना सकता है, बना रखी है, लेकिन बी के साथ भी तो बना सकता है ना, डी डायगोनल। अब ये देखिए कितने डायगोनल्स हो गई हैं हमारी, डी के लिए हो गई हैं। ई के लिए देख लेते हैं, ई जो है डी और ए के साथ नहीं बना सकता, लेकिन बी और सी के साथ तो बना सकता है। बी के साथ तो पहले से बनी हुई है, सी के साथ बना लेगा वो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आप जो है इसमें देखिए कितने डायगोनल्स हो गए, 1 2, ये जो आपकी 1 2 3 4 और 5 डायगोनल्स हो गई हैं। अब इसके लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है डायगोनल्स के लिए, अगर आपको पता करना है कि हमारे डायगोनल सही है नहीं है। एन क्या होता है, एन जो होती है साइड्स होती हैं। अब मान लीजिए यहां पे कितनी साइड्स थी, 4 थी। इस क्वाड्रिलेटरल के केस में 4 पुट करते हैं, 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन 2 मतलब 2। इसके अंदर 2 डायगोनल्स होंगी। ऐसे ही 5 के लिए देखते हैं, 5 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 अपॉन 2। तो हमारे पास यहां पे 5 ही तो डायगोनल्स आई थी, मतलब इसका मतलब हमारा आंसर सही था। अगर आपको वेरीफाई करना है ना डायगोनल्स के लिए, तो ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। एन क्या है, आपकी साइड्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। अभी हमने कहा है कि एंगल्स होते हैं, ये आपकी जो है ना, ये आपका ट्राइंगल बन रहा है 3 साइड्स वाला, ये भी आपका ट्राइंगल बन रहा है। अब ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर देखो रेड कलर किया हुआ है। अब रेड कलर वाला पार्ट देखो, ये जो साइड्स बन रही है ना, और ये आपका एंगल बन रहा है कोई, ये आपका क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है यहां पे, और ये भी एंगल बन रहा है और ये भी एंगल बन रहा है। ये इसके अंदर है, और अंदर को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर। तो इन सब एंगल्स को 1 2 3 एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये भी वही सेम ट्राइंगल है, लेकिन इसके बाहर ये येलो कलर है सारा। अब ये भी तो एंगल बन रहा है ना, ये बाहर वाला, और ये भी एक एंगल है और ये भी एंगल है, लेकिन ये इससे बाहर है, एक्सटीरियर है इसके, क्या है, एक्सटीरियर बाहर। तो ये जो एंगल्स बनेंगे ना, एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे, जैसे ये 1 2 3। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल आपको पता होना चाहिए। इंटीरियर का मतलब अंदर वाले एंगल, जो 2 साइड्स, मान लीजिए 2 साइड्स हैं कोई भी, इसके जो ये अंदर वाला एंगल होगा इंटीरियर होगा, और ये बाहर वाला इसका एंगल एक्सटीरियर होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर को। अब हम बात करते हैं पॉलीगन्स, तो हमने पढ़ लिए, उनके टाइप्स देखते हैं कि उनका टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहला आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जब उसके सारे अंदर वाले एंगल, मतलब सब इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम हो। अब आप ये सोच रहे हो कि हम मेजर थोड़े ना करेंगे कंपास से, तो 180 डिग्री क्या होता है, एक लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अब मैंने इसको एक लाइन को ऐसे कम कर दी, तो ये 180 से कम ही तो होगा एंगल, लेकिन इसका ये जो बाहर वाला हिस्सा होगा ना, ये 180 से ज्यादा होगा। क्यों, एक पॉइंट के अक्रॉस जो एंगल बनता है वो 360 बनता है, ठीक है। अब आप जो है ना, जब इस पॉइंट में से ये कम कर देंगे, इस लाइन में से ये कम कर देंगे 180 से, ये वाला एंगल तो कम हो गया, लेकिन ये तो ज्यादा हो जाएगा ना 180 से। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, समझने के तरीके हैं कुछ। अगर नहीं भी समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको फिगर देख के समझ में आ जाएगा। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, वो पॉलीगन जब उसका इंटीरियर एंगल सब 180 से कम हो। यहां पे देखिए जो सब अंदर वाले एंगल्स हैं, सब इसके अंदर वाले एंगल्स हैं, सब 180 से कम है। कैसे, मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां पे ये पूरा कितना होता है एंगल 180 का, लेकिन ये 180 से कम है। इस तरीके से सब एंगल्स जो है इसके 180 से कम है, तो उस तरह के पॉलीगन्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये सब 180 डिग्री से कम वैल्यूज हैं, ये सब इंटीरियर एंगल जिनको मैं मेंशन कर रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया था अंदर वाले एंगल सब इंटीरियर एंगल होते हैं। अगर ये 180 से कम है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। अब सेकंड टाइप ऑफ पॉलीगन देखते हैं, कॉनकेव पॉलीगन। अगर कोई भी अंदर वाला इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा हुआ, कोई भी एक एंगल, तो वो हमारा कॉनकेव पॉलीगन होगा। देखते हैं इस फिगर में, देखते हैं, ये तो नहीं लग रहा है, मैं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये एंगल देखते हैं,
ये 180 से ज्यादा है। एक लाइन देखिए, इतना आप जो है अगर इसको देखते हैं, ये लगभग इतना, ये इतना 180 होगा, और ये इसमें 180 में कुछ पार्ट ऐड हो रहा है ना, ये वाला, तो इसलिए 180 से ज्यादा है, इसीलिए कॉनकेव पॉलीगन है। ऐसे ही यहां पे, ठीक है, ये इतना एंगल कितना होगा 180, और इसमें देखो ये एक्स्ट्रा पार्ट भी तो ऐड हो रहा है, तो इसीलिए ये कॉनकेव पॉलीगन। ऐसे ही यहां पे, ठीक है, ये थोड़ी छोटी फिगर है, इसमें भी ऐसे ही, ये सब कॉनकेव पॉलीगन है। अगर एक भी एंगल, एक भी इंटीरियर एंगल, मेन ये बात है, एक भी अंदर वाला एंगल 180 से बड़ा होता है तो वो कॉनकेव पॉलीगन होता है। अगर 180 से सब एंगल छोटे हैं तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन था आपका। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ पॉलीगन, इसको बोलते हैं हम रेगुलर पॉलीगन। क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब यह है कोई भी पॉलीगन, चाहे वो ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, उनकी सब साइड्स या सब एंगल अगर इक्वल हैं तो उस तरह के पॉलीगन्स को हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अगर इस ट्राइंगल की मान लीजिए ये ए बी सी है, इसके वर्टेक्स हैं, इसकी सब साइड्स इक्वल हैं और इसके सब एंगल्स इक्वल हैं, ये तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। इसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। ऐसे ही मान लीजिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, और इस सब की साइड्स ये क्या है? इक्वल है, और इसके सब एंगल इक्वल हैं ये, तो इस तरह के पॉलीगन्स को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। और वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी सब साइड्स इक्वल होती हैं उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ऐसे ही ये पांच साइड्स वाली फिगर है, अगर ये सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल इक्वल हैं आपके, तो इस तरीके की हम पॉलीगन को क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। ऐसे ही हेक्सागन के केस में। और जो फिगर जिसके एंगल सब इक्वल होते हैं उस तरह की फिगर को हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर। क्या बोलते हैं? इक्वी एंगुलर। अगर उसके सिर्फ एंगल ही इक्वल है, अगर उसके साइड्स भी इक्वल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्वी साइड्स। ठीक है, उसकी इक्वी साइड्स। तो रेगुलर पॉलीगन के लिए इक्वी एंगुलर होनी चाहिए फिगर और इक्वी साइड्स, मतलब उसकी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और उसके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, इर्रेगुलर पॉलीगन की। सिंपल सी बात है, इसका उल्टा होगा, जिसके साइड्स इक्वल ना हो, सभी साइड्स इक्वल ना हो, सभी एंगल्स इक्वल ना हो, तो उस तरह के पॉलीगन को हम बोलते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन। अब यहां पे देखिए ये सब साइड्स इक्वल नहीं है इसकी, ये जो सब साइड्स है ना इसकी, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये इर्रेगुलर पॉलीगन है और इसके एंगल्स भी इक्वल नहीं है। ये 90 का है, ये कुछ और एंगल है और ये कुछ और एंगल है। और यहां पे भी ये आपका रेक्टेंगल है, ये अब रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो तो इक्वल होती हैं, ये सब, ये भी इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है, लेकिन सब साइड्स तो इक्वल नहीं है ना, और सब एंगल्स इक्वल है लेकिन इसके। तो रेक्टेंगल को आप क्या बोल सकते हो? इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर तो बोल सकते हो, लेकिन इसकी साइड्स इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या होता है? इर्रेगुलर पॉलीगन। इस तरीके से यहां पे इसकी मान लीजिए दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, लेकिन ये पांचों साइड्स तो इक्वल नहीं है ना, इसीलिए ये इर्रेगुलर पॉलीगन होगा। तो इर्रेगुलर पॉलीगन होने के लिए आपकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स कोई भी एक साइड और कोई भी एक एंगल अनइक्वल होना चाहिए। ऐसे ही इसमें जैसे इक्वल नहीं था तो ये रेगुलर था, इसमें भी इक्वल नहीं था तो ये रेगुलर था, और ये इक्वल नहीं था, इर्रेगुलर था। अगर सब साइड्स और सब एंगल्स इक्वल हो जाते तो वो रेगुलर पॉलीगन होता। ठीक है, तो हमने 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगन पढ़ लिए हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? हमने रेक्टेंगल हम जानते हैं, ट्राइंगल हम जानते हैं कि 3 साइड्स और 3 एंगल वाली फिगर को हम ट्राइंगल बोलते हैं, और हमें पता है इसके मान लीजिए एंगल 1 2 3 है। हमेशा जो एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 का जो सम होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। चाहे वो ये एंगल है, चाहे ये एंगल है, चाहे कोई सा भी एंगल है, कोई सा भी ट्राइंगल है आपका, तो उसका जो सम्स होगा 180 डिग्री होगा। अब मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है आपका, और इसका नाम मैं बोल देता हूं ABCD। अब मैंने इसको डिवाइड कर रखा है इस डायगोनल से। अब ये देखिए जो ABC है आपका, वो एक क्या है? ट्राइंगल है, और ACD भी आपका क्या है? एक ट्राइंगल है। अब ABC के अंदर कौन सा एंगल आते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और इसके अंदर कौन सा एंगल आते हैं? एंगल 4 प्लस एंगल 5 और एंगल 6। तो ये देखिए ये वाले एंगल जब इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, और इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ABCD का सम कितना होगा? 180 प्लस 180 मतलब 360 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी
के अनुसार आप कह सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम जो होता है वो 360 होता है, उनके एंगल्स का सम। ठीक है, यहां पे देखिए एंगल 2 तो एंगल बी है, और एंगल 1 और एंगल 6 के मिलने से क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल ए बन जाएगा, और एंगल 3 और एंगल 4 के मिलने से एंगल सी, और एंगल 5 आपका एंगल डी है। इस तरीके से ये चारों एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कितने हैं आपके 360 डिग्री हैं। ट्राइंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और इसके इंटीरियर एंगल की बात हो रही है यहां पे 360 होता है। अब हम 5 साइड वाली देखते हैं, ए बी सी डी ई। मैंने इसको ये ट्राइंगल में देखो ए बी ई में डिवाइड कर रखा है, और ये देखिए ई सी डी में डिवाइड कर रखा है, एंगल ई सी डी, और ऐसे ही ये ई सी बी में कर रखा है। अब 3 ट्राइंगल्स हैं, 3 ट्राइंगल्स के जो सब एंगल्स मिल रहे हैं, एंगल ए हो रहा है आपका एंगल बी, और एंगल सी, और एंगल डी, और एंगल ई, ये सब एड्स हो रहे हैं। और आपको पता है ये 3 ट्राइंगल के एंगल का सम है, मतलब 180 प्लस 180 प्लस 180। जब आप इसको ऐड करोगे ना तो ये 540 डिग्री आएगा। तो अब आपको पता चल गया कि ये पेंटागन के लिए जो एंगल्स होते हैं वो थ्योरम्स होती है, जो एंगल इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, पांचों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 540 डिग्री। ऐसे ही जब आप इस हेक्सागन के लिए ट्राई कीजिएगा और हेक्सागन के लिए निकालेंगे तो आपका इसका 720 डिग्री आएगा। मतलब आप एक बात और नोट कर सकते हैं, ट्राइंगल के लिए क्या था 180 डिग्री था, और जैसे ही आप उसके नेक्स्ट आए क्वाड्रिलेटरल बढ़े, मतलब एक साइड बढ़ी, तो 180 और ऐड हो गया, इसमें 360 हुआ, और पेंटागन के लिए 160 और ऐड हो गया है 540 हुआ, और हेक्सागन के लिए कितना हो गया 720। 180 ऐड हो रहा है हर उसमें, 180 डिग्री एंगल ऐड हो रहे हैं। ऐसे ही हेप्टागन के लिए निकालोगे तो आप 900 हो जाएगा, क्योंकि 180 ऐड हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही थ्योरम लिखी गई है। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, थ्योरम 1 क्या बोलती है आपकी, द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सारे चारों एंगल का सम 360 होता है, या 4 90 डिग्री होते हैं। मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगल है तो इसके सब एंगल्स कितने होंगे 90 90 90 90, तो ये 360 होता है। और पेंटागन के लिए कितना होता है 540, और हेक्सागन के लिए कितना होता है 720 डिग्री। ये आपका इंट्रोडक्शन था, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ